हेलो बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे। आइए आपके इंतजार को खत्म करते हैं और पढ़ते हैं अपन साइंस विद फन। ठीक है, साइंस के साथ साथ फन भी। आज अपनी फर्स्ट क्लास, जो जैसे कि आपने शेड्यूल में देखा था, अपनी फर्स्ट क्लास होगी एट्थ क्लास। क्या होगी? एट्थ क्लास के लिए अपनी होगी। और इसमें अपन पढ़ेंगे फोर्स। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? फोर्स। ठीक है। चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके लिए कुछ सजेशन है कि जब भी आप ये वीडियो देखें तो इसको ऐसे नहीं देखें कि ठीक है मूवी चल रही है या फिर गाने वगैरह देख रहे हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, इसके साथ साथ आप एक नोटबुक और पेन अपने साथ में लेकर बैठो, ताकि कोई भी जब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है या फिर जितने भी मैं यहाँ पे नोट करवाऊंगा, तो वो सारे नोट्स आप अपने नोटबुक में नोट करें, जिससे कि आपको एक वीडियो को बार बार नहीं देखनी पड़े और एक एक वीडियो को एक बार में देख के आपका काम हो जाए। फिर ये जो भी क्वेश्चंस इससे बनेंगे, जो भी आज हम पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चंस की सीट है हम डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे, तो वहां से आपको वो क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। अब वो क्वेश्चंस कब होंगे? जब आप अच्छे प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे, उनका रिवीजन करेंगे, तो फिर वो क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो मैंने कहा है उसको आप ध्यान में रखना और नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते हुए जाना। सारे नोट्स आपके यहाँ पे बोर्ड पे बनवाऊंगा, और कुछ अगर टॉपिक्स जो नहीं होंगे, जो नहीं लिख पाएंगे, तो मैं उनको ऐसे बता के आपको बता दूंगा बोर्ड के, ताकि आप उसको नोट कर सके। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर, इसका जो पूरा नाम है पूरे अपने चैप्टर का, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, अपने चैप्टर जो चैप्टर है इसको टू पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो फोर्स है और एक है प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट में मैं अगर बात करूं फोर्स, व्हाट इज फोर्स? तो अगर आपने देखा होगा अपने एवरीडे लाइफ में कभी भी, ठीक है, कि अगर बाइक चलती है तो बाइक क्यों चलती है? उसके जो इंजन है, इंजन का क्या काम होता है? बाइक के सभी पार्ट को पुश करने का काम होता है। ठीक है, कोई भी कार्ट है, ठीक है, कोई भी गाड़ी है, चाहे वो बुटक कार्ट हो सकती है, ठीक है, या फिर वो हॉर्स कार्ट हो सकती है, वो आगे क्यों चलती है? क्योंकि जो जानवर उसके साथ अटैच हो रखा है वो उसको पुल करता है, वो उसको खींचता है। ठीक है, ट्रेन कैसे चल रही है? कि जो ट्रेन का इंजन है वो बाकी सभी बुगीज को पुल कर रहा है, वो उसको खींचता है। ठीक है, ऐसे बाकी काफी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अपन जब भी कुएं से पानी निकालते हैं तो रस्सी से अटैच हुई, जो रोप से जो अटैच हुई, जो अपने जो नीचे कोई भी कंटेनर हो सकते हैं, बाल्टी वगैरह, अपन उसको पुल करते हैं, उसको खींचते हैं। तो इन सब एक्टिविटीज में जो अपने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या अपने हुआ है? फोर्स। क्या अपना होता है? फोर्स। तो अब यहां से इसकी डेफिनेशन आती है, ए पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स, इज नोन एज फोर्स। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना ही क्या होता है? फोर्स होता है। अब देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर अपन उसको खींचेंगे या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपन पुश करेंगे, तो क्या होगा कि अगर अब इसका मीनिंग उस पर फोर्स अप्लाई होगा। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होगा तो इसका मीनिंग क्या है? कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखो एक मिनट, ये डस्टर है, ये डस्टर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस डस्टर को इधर से पुश करूं, तो अभी प्रेजेंट टाइम पे जब इस डस्टर पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी ये किस में है? रेस्ट में है। ठीक है, अभी जहां तक भी कोई भी फोर्स इस पे अप्लाई नहीं होगा, ये अपनी पोजीशन को कभी चेंज नहीं करेगा। यही हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। इस संसार में जितने भी ऑब्जेक्ट है, जहां तक भी उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है, वह अपनी पोजीशन को बनाए रखता है। ठीक है, अब चाहे वह रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जहां तक कि उसके ऊपर क्या अप्लाई नहीं हो? फोर्स। इसका मीनिंग क्या है? कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा,
तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि विराम की अवस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन उसकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से अपन इसकी एक डेफिनेशन और भी निकल के आती है, व्हाट इज फोर्स, अगर ये आपको याद नहीं होती है, या फिर एक दूसरी और डेफिनेशन अगर आप चाहते हो तो ये क्या होती है कि ए एक्सटर्नल एजेंट, एन एक्सटर्नल एजेंट an external agent that can change the state of rest or state of motion, state of motion of any object इज नोन एज फोर्स। एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, उसी को अपन क्या नाम देते हैं, फोर्स। अब एक वर्ड है यहाँ पे स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका हुआ है, इसके ऊपर में अगर फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसकी जो रेस्ट की स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। स्टेट ऑफ मोशन का मीनिंग क्या होता है, तो मैं यहाँ पे एक स्टार पॉइंट डाल के यहाँ पे मैं नोट कर दूं, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन, कैसे कोई कोई भी फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कैसे करता है, क्या होती है। सबसे बड़ी बात तो स्टेट ऑफ मोशन का मीनिंग क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन का मीनिंग होता है स्पीड ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्पीड ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, या फिर मैं अगर बात करूं और डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर उसकी स्पीड चेंज हो गई इट मीन्स उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी, या फिर अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई इट मीन्स उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी, या फिर अगर दोनों ही चेंज हो गई। ठीक है, स्पीड ऑफ मोशन, सॉरी स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आएगा, स्पीड ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो या तो उसकी स्पीड चेंज होनी चाहिए या फिर डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, या फिर दोनों ही चेंज हो जाए, तो इसका मीनिंग क्या है, स्टेट ऑफ मोशन। अब कोई भी फोर्स है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कैसे करता है, कि अगर ये डस्टर है, ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इधर, ठीक है, अगर कोई ये डस्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके इस तरफ से लगे अपोजिट, तो इसका मीनिंग क्या है कि या तो ये इसको रोक देगा, अब इसको रोक देगा इट मींस इसकी स्पीड को इसने कर दिया जीरो, यानी कि क्या हो गया, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई। या फिर अगर ये ज्यादा ही स्पीड से आ रहा है और कम फोर्स इधर से अप्लाई हुआ, तो क्या हुआ कि इसकी स्पीड तो कम हो जाएगी, इस फोर्स का इसके ऊपर इफेक्ट तो पड़ेगा, अब चाहे वो कम पड़े या फिर वो ज्यादा पड़े। ठीक है, तो ऐसे ही उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। हाँ तो बच्चों आपको ये समझ में आ गई स्टेट ऑफ मोशन कैसे क्या होती है और ये कब चेंज होती है, कैसे चेंज होती है। ठीक है, इसके बाद फिर अपना जो टॉपिक है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हेलो, हाँ जी। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हाँ बोलिए। मैग्नीट्यूड क्या होता है, फोर्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स की स्ट्रेंथ ही क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड होती है। अब मैग्नीट्यूड थोड़ी सी
गलत है, मैग्नीट्यूड। तो कुछ नहीं किए आज ठीक हाँ है, आ जाओ आ जाओ मैग्नीट्यूड ऑफ अभी आ फोर्स, जाओ। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कभी ये देखा होगा कि जैसे कि ये डस्टर है, ठीक है, इस डस्टर को इस डस्टर को रेस्ट से मोशन में लेकर आने के लिए कितना फोर्स इस पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर इस डस्टर से बड़ा कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट है, पत्थर है, तो उसको मोशन में लेकर आने के लिए कितना फोर्स अपन को अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर अगर और भी कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसको मोशन में लेके आने के लिए अपन को और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसको मोशन में डालने के लिए अपन को और ज़्यादा उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस फोर्स की जितनी भी स्ट्रेंथ होती है वो की क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। इसके बाद है यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स को किस में मेजर करते हैं। जैसे कि अपन मेजर करते हैं डिस्टेंस को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, ठीक है। वैसे ही फोर्स को किस में मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, मिनट में। वैसे फोर्स को किस में मेजर करते हैं। तो देखो, वैसे तो जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है 9th क्लास में पढ़ेंगे आप। मैं ऐसे ही यहाँ पे बता दूँ समझाने के लिए, ठीक है, इसको याद नहीं रखना है। F इज इक्वल टू एम ए, कितना होता है, F इज इक्वल टू एम ए। शायद इधर नहीं दिख रहा हूँ, मैं एक बार इधर समझा दूँ, ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ में कम आएगा, बाकी यहाँ से इसकी यूनिट निकलेगी, ठीक है। एफ का मीनिंग क्या होता है, फोर्स, और एम का मीनिंग मास, और ए का मीनिंग एसेलरेशन। अब एसेलरेशन क्या होता है, स्पीड से आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं अपन, एसेलरेशन तो फिर वहाँ पे काम आता है। अगर मैं यहाँ पे मास की यूनिट नोट कर दूँ, एसेलरेशन की मैं यूनिट नोट कर दूँ, तो फोर्स की यूनिट आएगी कि नहीं आएगी। तो मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, ऐसा यूनिट। और एसेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये 9th क्लास का टॉपिक है एसेलरेशन। मास तो आपको पढ़ाया था पहले भी, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट क्या आ गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या आ गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो फोर्स से रिलेटेड जो अधिकतर जो थ्योरी है वो एक साइंटिस्ट ने दी थी, उनका नाम था न्यूटन। तो क्या है कि उस वो जो न्यूटन भाई साहब थे, अपने भाई साहब या फिर ग्रेट साइंटिस्ट थे वो, तो उनको याद करने के लिए, उनके सम्मान में ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, इसी का ये क्या नाम दे दिया, ताकि उनको जहाँ तक फिजिक्स चले, जहाँ तक अपन उनको याद रखें, तो जो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड है इसी को एक दूसरा नाम शॉर्ट में नाम दे दिया न्यूटन, ठीक है। और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल कैपिटल एन, ठीक है। तो ये होता है, अगर मैं कहूँ यूनिट ऑफ फोर्स इट मीन्स न्यूटन। और न्यूटन का मीनिंग क्या होता है, न्यूटन क्या होता है, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, हाँ, ये जो अपन ने पढ़ा है, तो फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी है। और किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होता है तो क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती है। इसके बाद अपन ने स्टेट ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पढ़ा, यूनिट ऑफ फोर्स पढ़ा, ठीक है। और फिर इसके बाद अपन ने ये देखा न्यूटन्स वगैरह। और इसको आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, ये अपने 9th क्लास में आएगा, अभी 8th क्लास तक इतना ही ध्यान में रखना है। न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट, ऐसा यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स कितने प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो अ, कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर अपन फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन पुश करते हैं या फिर उसको पुल करते हैं, यानी कि उसको खींचते हैं, तो क्या है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। एक ये डस्टर है, ठीक है। अब ये किस में है, रेस्ट में। जैसे मैं इसको पुश करूंगा, ठीक है, मैं इसको पुश करूंगा तो ये आगे बढ़ेगा, और पुश करूंगा तो ये आगे बढ़ के नीचे गिर जाएगा, पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि नीचे गिर जाएगा ये, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो मैंने इसको पुश किया, इट मीन्स ये किस में आ गया, मोशन में आ गया, ठीक है।
अब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, मेरे हाथ ने यानी कि मैंने इसको पुश किया, तो मैं तो क्या हो गया, सोर्स ऑफ फोर्स, जहां से फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, जहां से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। और ये डस्टर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ये तो ऑब्जेक्ट और मैं हो गया सोर्स ऑफ फोर्स। तो देखो, अगर कोई भी सोर्स ऑफ फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो अगर वो उसके कांटेक्ट में आ रहा है, फिजिकल कांटेक्ट उनके बीच में हो रहा है, तो ये तो हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स। और अगर मेरा हाथ, मैं इसके बिना कांटेक्ट में आए ही कोई जादुई तरीके से इस पे बिना कांटेक्ट में आए यहाँ से फोर्स अप्लाई कर दूं और ये मोशन में आ जाए, ठीक है, जैसे कि मूवीज में या फिर जादुई में होता है, ठीक है। तो फिर अगर मैं बिना कांटेक्ट में आए ही इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है, या फिर अपन एक टेबल बना सकते हैं, या फिर कैसे भी नोट कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स कितने टाइप का होता है, तो यहाँ पे नोट करेंगे, जैसे आप नोट कर रहे हो नोट्स, ऐसे सेम ऐसे ही नोट करने, एक्स्ट्रा कुछ नहीं नोट करना, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट तो होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स। और सेकंड क्या होता है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। इसके भी पार्ट्स होते हैं और इसके भी पार्ट्स होते हैं। कॉन्टेक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट कौन कौन से होते हैं, अभी जब इनको पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट वापस से आपको दोबारा नोट करना है, कॉन्टेक्ट फोर्स। व्हाट इज कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स, जो अभी 8 क्लास वाले बच्चों ने जो एग्जाम दिया है वहाँ, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज फोर्स, गिव एनी टू एग्जांपल ईच ऑफ कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। फोर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जो आपको फर्स्ट में नोट करवाई है, उसके बाद इसके डेफिनेशन नहीं, बस 2 एग्जाम्पल इसके देने थे, कौन कौन से कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं और कौन कौन से नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं, इसके 2 एग्जाम्पल आपको नोट करने थे। तो कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, ए फोर्स that involve physical physically contact between source of force and object, a force that involve physically contact between source of force and object is called कॉन्टैक्ट फोर्स या इज नॉन एज कॉन्टैक्ट फोर्स, पीछे नोट कर सकते हो आप, या फिर यहाँ तक भी आपकी डेफिनेशन कंप्लीट है, ठीक है। ऐसा फोर्स जिसमें सोर्स ऑफ फोर्स जो भी अप्लाई कर रहा है वो और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच अगर फिजिकली कांटेक्ट होता है, तो उसको क्या नाम देते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं सर, ऐसे कौन कौन से फोर्स है जो जिनमें कांटेक्ट होता है, तो इनके जो एग्जांपल्स है, ठीक है, इसके जो एक एग्जाम्पल है वो है मस्कुलर फोर्स, और सेकंड इसका एग्जाम्पल है वो है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है।
एक तो है मस्कुलर फोर्स और एक है फ्रिक्शन फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इनके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, तो ये भी वन, ये भी वन। एक काम करो, इसको आप नोट करो फर्स्ट। ठीक है, और ये है सेकंड। तो फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, अगर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, इट मीन्स फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, जो अपनी मसल्स होती है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। कुएं से रस्सी कुएं से भरी पानी की भरी हुई बाल्टी को जब अपन खींचते हैं रस्सी से पकड़ के, अपनी मसल्स उस पर फोर्स अप्लाई करती है। कोई भी जानवर किसी भी कार्ट को खींचता है, ठीक है, किसी भी गाड़ी को खींचता है, यानी कि उसकी मसल्स उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कैसे नोट करनी है। ए रिजल्टिंग फोर्स, ए रिजल्टिंग फोर्स that act that apply by the action of muscles। मसल्स, ठीक है। तो ऐसा फोर्स जो कि अपनी मसल्स के एक्शंस से अप्लाई होता है, उसको अपन क्या नाम देते हैं, मस्कुलर फोर्स। द रिजल्टिंग फोर्स दैट अप्लाई बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। सेकंड में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। सेकंड नीचे दिख रहा है क्या, सेकंड में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स को कैसे समझे, फ्रिक्शन फोर्स को अपन ऐसे समझे कि आपने देखा होगा काफ़ी बार कि अपन जब भी कोई नीचे फर्श पे कोई भी बॉल वगैरह फेंकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने आप रुक जाता है। अभी अभी अपन ने स्टार्टिंग में इरेज कर दिया, स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जहां तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो, वो ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को बनाए रखता है। ठीक है, अपनी स्टेट को बनाए रखता है। ठीक है, अब चाहे वो अगर रेस्ट में हो तो वो रेस्ट में बना रहेगा, मोशन में तो वो मोशन में बना रहेगा। अब जब मैंने एक बार किसी ऑब्जेक्ट को उसको मोशन दे दिया, ठीक है, उसको मूव कर दिया, तो फिर वो आगे मूव करता रहना चाहिए, पर वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक गया। इसका मीनिंग कोई है जो उसको पीछे खींच रहा है। ठीक है, अब कोई कौन है, कोई तो कौन है, कोई अदृश्य चीज है जो उसको पीछे खींच रही है। या फिर जैसे अगर आप देख सकते हो कि अब अगर अपन साइकिल चलाते हैं, तो पेडल देकर कुछ टाइम के बाद अपन अगर रुक जाते हैं, तो साइकिल भी कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है। सेम ऐसा ही सिस्टम बाइक में होता है, कार में होता है, ट्रक में होता है। अगर अपन एक बार बाइक को, कार को अगर अपन रेस देकर अगर अपन उसके इंजन को बंद कर दे, तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ये सभी रुक जाते हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो। क्यों रुक जाते हैं, इनको कौन पीछे खींच रहा है, क्या है इनका मीनिंग, तो वो है फ्रिक्शन। ठीक है, जिस सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, वह सरफेस उस ऑब्जेक्ट पर एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करती है, उसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, द फोर्स that resist the motion of any object, that resist the motion of any object,
ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का क्या करता है, विरोध करता है। विरोध का मीनिंग क्या है कि अगर मैंने कोई बॉल फेंकी तो आगे जाके रुक गई, यानी कि उसके मोशन का वो विरोध कर रहा है, ठीक है। आपने साइकिल चलाई, बाइक चलाई, ठीक है, तो वो उसके मोशन का क्या करता है, विरोध करता है। तो ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का क्या करता है, विरोध करता है, उसको रोकता है, तो वही क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन के भी टाइप होते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन के भी टाइप होते हैं सर। फोर्स, फोर्स को टू पार्ट में डिवाइड किया, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में अपन ने लिखा मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के भी टाइप होते हैं, वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो पूरा का पूरा फ्रिक्शन, उसका नाम ही यही है बस, फ्रिक्शन, ठीक है। तो उसमें पूरे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे अप्लाई होता है, ठीक है, और इसके क्या क्या यूजेस है, और इसके क्या क्या मिस यूजेस है, और ये कितने टाइप का होता है, वो सब अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में तो बस यहाँ तक ही था, कॉन्टेक्ट फोर्स और इसका, इनके टाइप और इनका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अगर आज ही पढ़ाऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आज तक इस यहाँ तक कॉन्टेक्ट फोर्स में फ्रिक्शन फोर्स तक जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चंस की डीपीपी शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप पहले तो इसको वीडियो को देखो, साथ ही साथ में आप नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। तो 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम लगेगा आपको। रिवीजन करने के बाद फिर आप डीपीपीज करो, वहाँ से आपकी जो तैयारी है वो आपकी और भी मजबूत बनेगी, और ये सब कुछ आपकी हेल्प करेंगे फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये यहीं से आपकी फिजिक्स स्टार्ट होती है। अब अपनी नेक्स्ट मीटिंग होगी, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जब भी आपके नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी, वहाँ अपन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ो, रिवाइज करो, डीपीपीज करो, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि स्माइल ही इस संसार का सबसे सस्ता तरीका है जो कि आपकी सुंदरता को बढ़ाता है। आप कितने भी गहने पहन सकते हो, ठीक है, या फिर कितने भी आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, जहाँ तक आपके चेहरे पर स्माइल नहीं आएगी, वहाँ तक आप सुंदर नहीं दिख सकते। इसलिए ऑलवेज स्माइल, क्योंकि वापस वही बात है कि स्माइल जो मुस्कान है वो इस संसार का सबसे सस्ता तरीका है आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। अगर आप बिना गहने पहने, अगर आपके चेहरे पर नेचुरल स्माइल होगी तो आप और ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। बट अगर आप महंगे महंगे गहने, महंगे महंगे कपड़े पहन के भी अगर आपके चेहरे पर उदासी होगी, तो उन गहनों का और उन कपड़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपनी मीटिंग होगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।